हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि आगे के नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास नंबर 5 में हम ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ के अंतर्गत में जो सब टॉपिक्स है उसका नाम हम बता देते हैं कि आज कौन कौन सा टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भू राजस्व नीतियाँ। इसमें पढ़ेंगे ज़मींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए भू राजस्व व्यवस्था में सबसे पहले हम ज़मींदारी व्यवस्था को शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश काल में यानी कि अंग्रेज़ों के समय जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं। ठीक है, जो अंग्रेज़ों के काल में जो भू राजस्व व्यवस्था था किस प्रकार था। ठीक है, तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को समझते हैं भू राजस्व व्यवस्था का। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट कि प्रारंभिक अनुभव एवं प्रयोग बंगाल में। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट याद रखेगा कि 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के पश्चात नवाब मीर जाफ़र द्वारा अंग्रेज़ों को 24 परगना की ज़मींदारी दी गई थी। ठीक है, याद रखेगा। फिर उसके बाद 2 नंबर में पॉइंट में याद रखेगा कि 1760 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा अंग्रेज़ों को 3 जिलों जैसे कि बर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव की ज़मींदारी सौंपी गई थी। ठीक है, याद रखेगा। फिर उसके बाद आगे देखिए 3 नंबर पॉइंट में क्या था कि 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध व इलाहाबाद की संधि के पश्चात मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी अधिकार, भू राजस्व वसूली का अधिकार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे देखिए, तो चौथा पॉइंट क्या है कि 1772 ईस्वी में पंचवर्षीय बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व की वसूली के अधिकार को 5 वर्षों के लिए नीलाम या इजारेदारी कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट में क्या है कि 1777 ईस्वी 1 वर्षीय बंदोबस्त पंचवर्षीय व्यवस्था की विफलता के बाद भू राजस्व वसूली का अधिकार प्रति वर्ष नीलाम किया जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है छठा। तो छठा पॉइंट याद रखिएगा कि 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय बंदोबस्त। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व वसूली को 10 वर्षों के लिए नीलाम या फिर लागू किया, जिसे आगे चल करके अस्थायी बना दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे चलिए, तो ज़मींदारी व्यवस्था के 4-5 नाम है, उसको नाम को याद रखिएगा। जिसमें से पहला नाम तो है कि ज़मींदारी व्यवस्था, अस्थाई व्यवस्था या बंदोबस्त, स्तंभरारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था और उसके बाद जागीरदारी व्यवस्था। ठीक है, और एक और नाम याद रखिएगा इजारेदारी व्यवस्था। तो इन सभी नाम है ज़मींदारी व्यवस्था का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ज़मींदारी व्यवस्था थी कौन कौन से क्षेत्र में ये लागू था। ठीक है, ज़मींदारी व्यवस्था तो क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस के कुछ भागों में ये लागू था ज़मींदारी व्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये कब लागू हुआ था तो ये याद रखिएगा, ये 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखेगा। और इसको लागू करने वाला कौन थे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये ज़मींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। और कहाँ कहाँ था तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्रों में लागू था ये ज़मींदारी व्यवस्था। ठीक है, और ज़मींदारों से सीधे समझौते के कारण इसे ज़मींदारी बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम उसके बाद देखते हैं कि प्रमुख विशेषताएँ एवं शर्तें। ठीक है, तो ज़मींदारी व्यवस्था के अब हम उसके बाद देखते हैं ज़मींदारी व्यवस्था या अस्थाई व्यवस्था के मुख्य। अब उसके बाद हम देखते हैं ज़मींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त के प्रमुख विशेषता एवं उसके शर्तें। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, तो ये रहा प्रमुख विशेषता एवं शर्त ज़मींदारी व्यवस्था का, जिसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा भूमि का मालिकाना हक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ज़मींदारी व्यवस्था थी तो ज़मींदारी व्यवस्था के अंतर्गत समस्त भूमि का जो मालिकाना हक था ज़मींदारों को माना जाता था। ठीक है, और मालिकाना हक को वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा सूर्यास्त कानून की शर्तें। ठीक है, तो सूर्यास्त कानून में क्या था कि मालिकाना हक के साथ सख्त शर्त जुड़ी थी कि निर्धारित तिथि को सूर्यास्त से पूर्व निश्चित राजस्व सरकारी खजाने में जमा कराना अनिवार्य था। ठीक है, अन्यथा ज़मींदारी छीन जाएगी। ठीक है, जो ज़मींदारी का पद है वो छीन जाएगा, मतलब कि ज़मींदार के पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और भूमि भी छीन लिया जाएगा। इसमें सूर्यास्त कानून के अंतर्गत में ये नियम बनाया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें भूमि की खरीद बिक्री भी शामिल था। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए कि मूल कानून में ज़मींदारों और किसानों के बीच समझौता का
प्रावधान था, परंतु इसे व्यवहार में लागू नहीं किया गया। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए कि राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का निर्धारण पिछले अनुभवों के आधार पर मनमाने तरीकों से अत्यधिक उच्च स्तर पर किया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए पाँचवा पॉइंट कि राजस्व का विभाजन, ठीक है, यानी कि 10/11 भाग। ओके। उसके बाद याद रखें इसमें कि वसूली किए गए कुल राजस्व का 10/11 भाग सरकार को देना होता था तथा 1/11 भाग जमींदार के पास रहता था। जमींदारों को दोहरा लाभ था। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद देखिए छठा पॉइंट। ठीक है, तो छठा पॉइंट में क्या है कि अस्थाई दर व राहत का अभाव। ठीक है, इसमें क्या था कि जो भी राजस्व निर्धारित किया गया वह अस्थाई था। भूखा, बाढ़ या फसल खराब होने जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी कोई छूट या राहत नहीं मिलती थी। ठीक है, उसको हर हाल में जमा कराना ही पड़ता था राजस्व को, चाहे तो बाढ़ आ जाए या फसल बर्बाद हो जाए या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट ही क्यों ना हो जाए या सूखा ही क्यों ना पड़ जाए, हर हाल में भू राजस्व को जमा कराना ही पड़ता था। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद अब आगे देखिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कारण। ठीक है, कि आखिर जमींदारी व्यवस्था लागू क्यों किया गया था, उसका क्या कारण था। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था को लागू करने के पीछे कारण को देखते हैं, जिसमें से पहला कारण है सरकारी या फिर घोषित कारण। ठीक है, इसमें याद रखेगा कि सरकार का यह दृष्टिकोण था कि भू राजस्व स्थिर होने से कृषि में निवेश बढ़ेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए कि हालांकि वास्तव में सरकार की यह अपेक्षा थी कि जमींदारों द्वारा किसानों से लिया गया या लिया जाने वाला लगान भी स्थिर रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और किसानों को भारी शोषण हुआ। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद आगे देखिए। दूसरा कारण है वास्तविक या फिर अंतर्निहित कारण। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट याद रखेगा कि निश्चित आय की प्राप्ति। अस्थायी बंदोबस्त का एक मुख्य उद्देश्य तात्कालिक तौर पर भू राजस्व में वृद्धि करना था तथा सरकार के लिए आय की पूर्ण स्थिरता सुनिश्चित करना था। ठीक है, याद रखेगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे कि वित्तीय आवश्यकताएं। ठीक है, तो वित्तीय आवश्यकताएं में क्या थी कि विभिन्न कारणों से कंपनी को धन की भारी आवश्यकता थी, जैसे कि भारतीय उत्पादों को खरीदने के लिए, भारत में प्रशासनिक खर्चों को चलाने के लिए तथा साम्राज्य विस्तार के युद्धों को वित्त पोषित करने के लिए। ठीक है, याद रखेगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट कि वफादार राजनीतिक सहयोगी का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या था कि इसके अतिरिक्त अंग्रेजों को जमींदारों के रूप में एक ऐसे राजनीतिक सहयोगी वर्ग का सख्त आवश्यकता थी जो प्रत्येक संकटपूर्ण स्थिति में अंग्रेजों का साथ दे। ठीक है, याद रखेगा। फिर उसके बाद आगे देखिए। उसके बाद अब आगे हम देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था का प्रभाव। ठीक है, सरकार एवं जमींदारों पर, जिसमें से पहला पॉइंट याद रखेगा सरकार पर प्रभाव। ठीक है, तो सरकार पर सकारात्मक प्रभाव में पहला पॉइंट याद रखेगा कि जिस वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने इस बंदोबस्त को लागू किया था, अर्थात जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, उसमें बहुत हद तक सरकार को सफलता मिली, जैसे कि आय की स्थिरता, समय पर वसूली तथा राजनीतिक सहयोगी के रूप में जमींदार वर्ग का समर्थन। ओके। उसके बाद अब सरकार पर नकारात्मक प्रभाव देखिए। पहला पॉइंट, भू राजस्व स्थिर किए जाने के कारण भविष्य में उत्पादन और भूमि मूल्य बढ़ने पर भी सरकारी राजस्व में वृद्धि की संभावना नहीं रही। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ, जिससे असंतोष बना रहा और आगे चल कर के इन सभी समस्याओं के लिए ब्रिटिश सरकार को ही उत्तरदायी माना गया। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर में सरकार पर प्रभाव देखने के बाद अब हम देखते हैं जमींदारों पर प्रभाव। ठीक है, तो जमींदारों पर प्रभाव में सबसे पहले हम देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव में पहला पॉइंट याद रखेगा कि भू राजस्व वसूली को कठोर शर्तों के कारण आरंभ के 10-20 वर्षों में बड़ी संख्या में पुराने जमींदारों को अधिकार छीन लिए गए, जिससे न केवल उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा को भारी गहरी ठेस पहुंची थी। ठीक है, याद रखेगा। अब उसके बाद जमींदारों पर सकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि जमींदारों पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था जमींदारी व्यवस्था में या फिर अस्थाई बंदोबस्त में। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट याद रखेगा, हालांकि बाद के वर्षों में कुछ बंदोबस्त जमींदारों के लिए अत्यधिक फायदेमंद रहा। जमींदारों की आय में बेतहाशा वृद्धि हुई और अंग्रेजों से नज़दीकी संबंधों के कारण उनका राजनीतिक महत्व भी बढ़ा था। ठीक है, याद रखेगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट में क्या है कि अनुपस्थिति
जमींदार प्रथा, ठीक है। इसमें क्या था कि जमींदार गांवों में उपस्थिति नहीं रहते थे बल्कि शहरों में रहकर एजेंटों द्वारा शोषण कराते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त के किसानों पर प्रभाव, ठीक है, कि आखिर किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए सबसे पहले याद रखिएगा पहला कि मालिकाना हक की समाप्ति, ठीक है। भूमि पर पारंपरिक मालिकाना हक समाप्त हो जाने के कारण न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची बल्कि उत्पादन एवं कृषि की स्वतंत्रता भी किसानों से छीन ली गई, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, ठीक है, अत्यधिक आर्थिक शोषण। किसान पूरी तरह जमींदारों की दया पर छोड़ दिए गए। जमींदारों द्वारा अधिक से अधिक भू राजस्व की मनमानी वसूली की गई, ठीक है। यहाँ तक कि सामुदायिक संपत्ति, चारागाह आदि के उपयोग की स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई, जिससे किसानों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ा और वे भारी कर्ज लेने के लिए विवश हो गए थे। ऐसी स्थिति में किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था, जिससे वो कर्ज के जाल में फंस गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट है, ठीक है, कठोर वसूली व ऋण जाल, ठीक है। भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तों तथा प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ के समय भी कोई राहत न मिलने के कारण किसान महाजनों एवं साहूकारों के कर्ज के जाल में उलझते चले गए, ठीक है, यानी कि कर्ज के जाल में वो फंस गए थे बुरी तरह से, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, तो यहाँ पे चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि प्रशासनिक व न्यायिक तंत्र की विफलता, ठीक है। प्रशासनिक मशीनरी एवं न्यायपालिका पर ग्रामीण स्तर पर जमींदारों एवं साहूकारों की मजबूत पकड़ थी, जिसके कारण पीड़ित किसानों को कहीं भी राहत या न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। अब उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के निष्कर्ष यहाँ पे याद रखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त ने जमींदार वर्ग को अंग्रेजों का वफादार स्तंभ बनाकर ब्रिटिश हुकूमत को सुरक्षा दी, परंतु इसने भारतीय किसानों को भूमिहीन, साधनहीन और दरिद्र बनाकर भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए। अब यहाँ तक तो हम मेंस के दृष्टिकोण से देख लिए, ठीक है। अब हम स्पेशल प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अलग से देखते हैं पॉइंट वाइज में, ठीक है, इंपॉर्टेंट VVI, ठीक है, फैक्ट के थ्रू। तो इसमें याद रखिएगा ये भू राजस्व व्यवस्था है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। इसमें हम देख लिए कि पहला खेत है, दूसरा खेत, इसमें भी फसल हुआ और इसमें भी फसल हुआ। तो इस फसल में पहला खेत के फसल जो था, इसमें क्या था कि खेत की फसल का एक भाग सरकार के पास जाता था, उत्पादन के आधार पर निर्भर करता था ये, ठीक है। और इसमें क्या था कि माना यहाँ फसल कम हुई, ठीक है, तो सरकार को इसकी अनुसार जाएगा, इसी के अनुसार। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे यहाँ आय का स्रोत भू राजस्व व्यवस्था ही था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि ब्रिटिश काल में, ठीक है, तो ब्रिटिश काल में क्या था, इसमें फसल की भूमिका को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और भूमि की जो किराया था उसको लेने लगे। उसके बाद अब आगे देखिए, फसल नहीं, देखिए यहाँ पे काट दिए फसल नहीं, ठीक है। उसको ब्रिटिश काल में क्या था कि फसल की भूमिका को समाप्त कर दिया गया और भूमि का किराया लेने लगे थे, ठीक है, किसानों से, यानी कि यहाँ पे फसल नहीं, भूमि का किराया, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि भूमि का किराया, तो भूमि का किराया में क्या था कि भू राजस्व, यानी कि उपज हो या नहीं हो मुझे मतलब नहीं है, आपको लगान देना ही पड़ेगा, अब हम लगान लेंगे ही ज़बरदस्ती, ठीक है, भू लगान। उसके बाद यहाँ देखिए कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको पैसा चाहिए था अधिक से अधिक, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद अब आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए भू राजस्व यहाँ पे हेडिंग डाल दिए हैं। इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले बंगाल में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भारत है, यहाँ पे बंगाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम यानी कि प्रारंभिक रूप में इजारेदारी व्यवस्था को शुरू की थी, ठीक है। तो इजारेदारी व्यवस्था में क्या था कि भूमि को किसी को भी ठेके पर दिए जाते थे, ठीक है, बोली लगा करके। जो जितना ज़्यादा बोली लगाएगा उसको खेत मिल जाता था, ठीक है, यानी कि भूमि, और जिसको खेत मिल जाता था वो इजारेदार बन जाता था, ठीक है। इसी को ठेकेदार भी या फिर ज़मींदार भी कहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए भू राजस्व, फिर यहाँ पे ये भारत है, भारत में यहाँ पे बंगाल था पहले, ठीक है, और ये पहले का जो बंगाल था 4 राज्यों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभिक रूप था इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ठेका, फिर बोली, उसके बाद ठेकेदार, यानी ठेके पर खेत को दिया जाता था, भूमि को बोली लगा करके, और जो बोली लगा करके जो खेत लेता था ज़्यादा बोली लगा करके उसको ठेकेदार बोला जाता था, और ठेकेदार को ही इजारेदार भी या फिर ज़मींदार भी कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यह शुरुआत में 5 वर्षों के लिए व्यवस्था था, ठीक है।
उसके बाद में 1 वर्षों के लिए कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि पैसा सीमित हो गया था, इसीलिए बाद में 5 वर्षों से घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया था जमींदारी व्यवस्था में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, अब यहाँ पे कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जो इजारेदारी या फिर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किए थे, ठीक है। तो कॉर्नवालिस में पहला पॉइंट याद रखिएगा कि वार्षिक ठेके की व्यवस्था बराबर, इस व्यवस्था से कंपनी को प्रशासन संभालना मुश्किल हो गया था, ठीक है। साथ में किसानों की शोषण हुआ तो कई जगह विद्रोह के रूप में दिखने लगे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कॉर्नवालिस के समय, ठीक है, जो अस्थाई बंदोबस्त या फिर ज़मींदारी व्यवस्था या फिर इजारेदारी व्यवस्था या फिर मालगुजारी व्यवस्था, ठीक है, ये जो आया था कॉर्नवालिस के समय में आया था। कॉर्नवालिस ने इसे लॉन्च किए थे, ठीक है, लागू किए थे अस्थाई बंदोबस्त को, यानी कि ज़मींदारी व्यवस्था को, ठीक है। और इसका जो मूल जनक है, मूल जनक फिलिप फ्रांसीसी को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन लागू करने का जो श्रेय है कॉर्नवालिस को ही जाता है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे, यानी कि जो अस्थाई बंदोबस्त है लागू करने का श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो 19% क्षेत्र था अस्थाई बंदोबस्त का क्षेत्र था, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि भारत के यहाँ पे ये है, ठीक है। तो भारत में 19% क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लागू था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पे हम बता दिए कि जो ज़मींदारी व्यवस्था या फिर अस्थाई बंदोबस्त है उसका क्या क्या नाम है, ठीक है। तो पहला अस्थाई बंदोबस्त, ज़मींदारी व्यवस्था या फिर इजारेदारी व्यवस्था या फिर इस्तमरारी व्यवस्था या बंदोबस्त या मालगुजारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, ठीक है, विस्वेदारी व्यवस्था, याद रखिएगा, ये सब इसके नाम है ज़मींदारी व्यवस्था का, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए, उसके बाद अब आगे हम देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता में याद रखिएगा कि इसमें 2 वर्ग होते थे, ठीक है, पहला जमींदार और दूसरा किसान, ठीक है। तो जमींदार से यहाँ पे समझौता किया जाता था और जमींदार को, क्योंकि यहाँ पे जमींदार समर्थक वर्ग थे और जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो किसान थे, किसान केवल खेती करने वाला था, इनके पास कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, मजबूरन ये खेती करते थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉर्नवालिस, यहाँ पे लिख दिए कि जो कॉर्नवालिस था, तो कॉर्नवालिस का सोच ही था कि ज़मींदार से समझौता कर लो, इससे फ़ायदा एक तो ये होगा कि ब्रिटिश सरकार को समर्थक वर्ग जाएगा, इससे कंपनी को प्रत्यक्ष बहुत बड़ी फ़ायदा होगी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता में याद रखिएगा कि इसमें 2 वर्ग होते थे, पहला तो जमींदार और दूसरा कृषक यानी कि किसान, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो जमींदार थे, जमींदार से डायरेक्ट समझौता किया गया था, ठीक है, ताकि समर्थक वर्ग बन जाए, ठीक है, याद रखिएगा। और जो जमींदार थे इसको भूमि का स्वामी बना दिया गया, जिससे कंपनी के पास भू राजस्व 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार कंपनी के पास को पहुंचा सके, ठीक है, आसानी से। इसीलिए भूमि का स्वामी इसे बना दिया गया था ताकि 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार कंपनी के पास पहुंचा सके और 1/11 भाग खुद रखते थे, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो कृषक थे, कृषक में याद रखिएगा यह केवल खेती करने वाला था, इसके पास कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। कॉर्नवालिस का सोच ही ये था कि जे ज़मींदार से डायरेक्ट समझौता कर लो, ठीक है, इससे तो एक फ़ायदा ये होगा कि ब्रिटिश सरकार का समर्थक वर्ग बन जाएगा और इससे कंपनी के प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी फ़ायदा मिलेगी, ठीक है, यानी कि भू राजस्व पहुँचाने का कंपनी में डायरेक्ट। और ये उसके बाद अब आगे देखिए, तो यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखे हैं, उसको याद रखिएगा। कंपनी को एक डर यह था कि अगर ज़मींदारों को भूमि का स्वामित्व हमने बना दिया लेकिन भविष्य में वो लगान देना बंद कर दे तो हम क्या करेंगे। तो ज़मींदार के इस डर से निपटने के लिए और बचने के लिए उन्होंने, यानी कि अंग्रेज़ों ने एक सूर्यास्त कानून बनाया, ठीक है। और ये कानून ज़मींदारों के लिए था और इस सूर्यास्त कानून के अंतर्गत में एक शर्त रखा गया था कि अगर ज़मींदार निर्धारित समय अवधि पर, यानी कि फिक्स डेट के बाद अगर 10/11 भाग नहीं लेकर आया कंपनी के पास तो उनकी ज़मींदारी पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है, और भूमि भी छीन लिया जाएगा। इसमें भूमि के खरीद बिक्री भी शामिल था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त है, ठीक है। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है, तो अस्थाई बंदोबस्त के लागू करने का जो काम किए थे वो कॉर्नवालिस किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जो समर्थन कर रहे थे कौन थे, तो आर.सी. दत्त और एक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, और एक थे जॉन शोर और एक थे ग्रांट, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो अब यहाँ पे देखिए कॉर्नवालिस का सोच, ठीक है, कि कॉर्नवालिस का क्या सोच था। तो कॉर्नवालिस का ये सोच था कि वार्षिक ठेके की व्यवस्था को बंद करना था, ठीक है। क्यों बंद करना था, क्योंकि यह हर साल करने में बहुत परेशानी होती थी, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद अब आगे देखिए
और कॉर्नवालिस का सोच ये भी था कि कट्टरवाद या समर्थक वर्ग तैयार हो, ठीक है। उसके बाद अधिकतम भूभाग राजस्व चाहिए था इनको, इसीलिए। और उसके बाद अगला सोच था कि अधिकतम भू राजस्व चाहिए था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इनका अगला सोच था कि प्रशासनिक कठिनाइयों से बचाना चाहता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ज़मींदार है तो 1/10वां भाग कंपनी को पहुँचाता था। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत में जो शर्त रखा गया था कि निर्धारित समय पे पहुँचाना है, नहीं पहुँचाया जाएगा तो ज़मींदार का पद छीन लिया जाएगा और भूमि भी छीन लिया जाएगा, ठीक है। और जो ज़मींदार थे 1/11वां भाग ये अपने पास रखते थे और 10वां भाग ये सूर्यास्त कानून के अंतर्गत कंपनी को पहुंचाते थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इनका अगला सोच था कृषि का विकास, उसके बाद भूमि उत्पादन में बढ़ोतरी और ज़मींदारी में भी बढ़ोतरी, तब उसके बाद पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है, ये सोच था इनका। बाद इनका अगला सोच था कि मुद्रा का आवागमन हो सिटी से रूरल के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे अगला सोच देखिए कि कृषि का विकास, भूमि उत्पादन बने तब इसे लगा कि ज़मींदार बढ़ेगा तब कृषि भी बढ़ेगा और तैयार करेंगे तो कृषि का विकास होगा जिससे पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है, लेकिन सफल नहीं हुआ था ये, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर इनका अगला सोच था मुद्रा का आवागमन हो, ठीक है, एग्जाम्पल सिटी से रूरल के मध्य यानी संबंध बना रहे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अस्थाई बंदोबस्त का प्रभाव, ठीक है, तो यहाँ पे सूर्यास्त कानून से जुड़ा हुआ था और यहाँ पे एक व्यवस्था हम देखते हैं जिस व्यवस्था का नाम है समांतीकरण व्यवस्था या दूरस्थ व्यवस्था या अनुपस्थिति व्यवस्था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो तीनों व्यवस्था है ये अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। तो इस व्यवस्था में क्या था कि सबसे पहले यहाँ ऊपर में सरकार होगा, ठीक है, तो सरकार, ब्रिटिश सरकार यहाँ पे ज़मींदार ए को यहाँ पे भूमि देगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ज़मींदार ए है ये ज़मींदार बी को देगा भूमि, ठीक है। उसके बाद ज़मींदार बी है जो बी देगा सी को, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो सी है ये सी का संबंध सीधा किसान से होता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस व्यवस्था को हम लोग उपसमंतीकरण व्यवस्था कहते हैं या फिर दूरस्थ ज़मींदारी व्यवस्था या अनुपस्थिति व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और जो तीनों व्यवस्था है ये अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था, ओके, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त का निष्कर्ष देखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो मान लीजिए ये भारत है, भारत में यहाँ पे बंगाल, ठीक है, तो बंगाल में सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा भू राजस्व व्यवस्था से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भू राजस्व व्यवस्था और सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था शुरू हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश काल में। फिर उसके बाद वार्षिक ठेके की व्यवस्था थी, इसमें बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद कॉर्नवालिस आए और कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त या व्यवस्था लाया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त से और कॉर्नवालिस के सोच और अस्थाई बंदोबस्त से समर्थक वर्ग तैयार हो जाएगा, प्रशासनिक कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कृषि का विकास होगा, भूमि की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद भू राजस्व का एक हिस्सा मिल जाएगा नियमित रूप से, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे इन सभी के लिए ज़मींदार को टारगेट कर लिया गया था, ठीक है, किसान का कोई अधिकार नहीं था, केवल खेती वो करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ग यहाँ पे है, एक किसान और दूसरा ज़मींदार, ठीक है। तो किसान के पास कोई अधिकार नहीं होता था, ये केवल खेती करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो ज़मींदार थे तो ज़मींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया, ठीक है। और ये क्योंकि ये 10/11वां भाग सरकार को कंपनी को पहुंचा सके और 1/11वां भाग खुद रख सके, ठीक है, याद रखिएगा। और 10/11वां भाग जो है समय पर न देने पर इनकी ज़मींदारी समाप्त हो जाती थी और भूमि भी छीन लिया जाता था सूर्यास्त कानून के अंतर्गत में, ठीक है, याद रखिएगा। भूमि से बेदखल कर दिया जाता था सूर्यास्त कानून के अंतर्गत, ठीक है, उसके तहत अभी। और इसमें भूमि की खरीद बिक्री भी शामिल थी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए नोट में एक पॉइंट लिखें, याद रखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त ये व्यवस्था में अगर सूर्यास्त कानून है तो भूमि के खरीद बिक्री भी उसमें शामिल थी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो अस्थाई बंदोबस्त था वो उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था जिसका नाम है उपसमंतीकरण, ठीक है। उपसमंतीकरण पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था अस्थाई बंदोबस्त का, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद अब हम देखते हैं उपसमांतीकरण, इसी को दूसरा नाम है दूरस्थ जमींदारी व्यवस्था या अनुपस्थिति व्यवस्था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या था कि यह अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था, एक पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसे कॉर्नवालिस ने लागू किया था, जिसका समर्थन कौन कर रहे थे, तो आरसी दत्त कर रहे थे और राजा राम मोहन राय कर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा अस्थाई बंदोबस्त कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे देखिए
यहाँ पे मेरा अस्थाई बंदोबस्त या ज़मींदारी व्यवस्था कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं, जिसमें से पहला पढ़ लिए, 2 और बच रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त इस टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर के आते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।